So students, here we going to start our new chapter, our first chapter in unit 4, chemical bonding and catalysis. In this chapter, we learning about electronic theory of valency, chemical bonds, molecular arrangement in solid, liquid and gaseous, structure of solids and catalysis. So first of all, this first topic, electronic theory of valency and chemical bond. To study the electronic theory of valency, we must have to know about the atom. Some basic terms are there related with the atoms. So what is atom? Atom is smallest unit of matter that retains all the chemical properties of an element. What? Smallest unit of matter that retains all the chemical properties of element. Atom is composed of nucleus and surrounded by electrons, and nucleus is composed of proton and neutron. Proton has positive charge and neutron has no charge, neither positive nor negative, and electron possesses negative charge. So this kind of structure of atom. And now we start with our valency. What is valency? Actually, the definition of valency is the measure of combining capacity of atom or molecule. It is the capacity of atom of one single element to react and combine with a particular number of element. Okay, that is called valency, combining capacity of element, okay, or atom. So the valency is depend on the electron. Our atom has nucleus and there are number of shells around the surround the nucleus. So in that number of shell, outermost जो भी सबसे बाहर होगा, जो भी सबसे बाहर शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल होगा, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी शेल. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. और उसके बेसिस पे हमारे एलिमेंट की वैलेंसी, जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है. जो भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी. सो जैसे कि हमने पढ़ा है कि एटम है सराउंडेड विद ए नंबर ऑफ शेल्स. सो जिसमें जो नंबर आउटर मोस्ट शेल होगा उसे हम बोलते हैं वैलेंसी शेल. सो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखे हैं. फर्स्ट पॉइंट, कर्नल्स किसे कहा जाता है. अगर हमने कंसिडर किया, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, हमने कंसिडर किया दिस इज़ अवर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ शेल. ओके, ये कोर शेल हो गया और ये आउटर मोस्ट शेल हो गया. ठीक है. और यहाँ पे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया और यहाँ पे भी अलग इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. सो ये दो हो गए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल विच इज़ कोर शेल बोलते हैं. जो ये ऑर्बिट है ये कोर ऑर्बिट है. कोर शेल भी कहा जाता है इसे, कोर शेल. और ये वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसे कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. सो इफ सपोज हमने ये जो ऑर्बिटल, हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो बनाया है, अगर ये ऑर्बिटल हम रिमूव करते हैं, इफ सपोज लाइक दिस, आई एम रिमूविंग दिस ऑल. अगर हम ये इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को रिमूव करते हैं, देखो जैसे मैंने रिमूव किया, तो अब जो बचा है उसे हम क्या कहेंगे, कर्नल्स. कर्नल्स क्या कहेंगे, कर्नल्स.
और कोर कोर शेल, ठीक है, कर्नल्स और कोर ऑफ द एटम। सो हमने पढ़ा एटम। तो एटम की जो शेल्स है उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने के सम कैपेसिटी होती है। अभी हमने देखा कि दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आवर कोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर आउटर इलेक्ट्रॉन। सो कोर इलेक्ट्रॉन हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बस इस सेल की इतनी ही कैपेसिटी है। देन नेक्स्ट सेल, आउटर शेल, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की और गेन करने की कैपेसिटी होती है। इसके 8 इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो जाए तो इसके बाद ये कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, फिर ये आउटर शेल हो जाएगी, ये इनर शेल हो जाएगी। दिस इज़ वैलेंस, मतलब जो भी हमने बोला है कि आउटर शेल, वैलेंस शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। सो हमारे कोर जो सबसे पहला शेल होगा उसकी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट शेल जो होगा उसकी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी, एंड उसके बाद फिर वो कैपेसिटी जो है बढ़ते जाएंगी। जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी। सो इसमें जो, एक मिनट, इसे गायब कर देते पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हमारा आइटम कब स्टेबल होगा ऐसे हम बोलते हैं। जो भी हमने एटॉमिक टेबुलर अरेंजमेंट हमारा जो होता है, पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा है हमने, तो उसमें उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो टेबुलर अरेंजमेंट करके वो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। वहाँ पे जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, उसे नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वेरी स्टेबल, उसके जो भी शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं एंड मोस्ट स्टेबल। एंड मोस्ट स्टेबल होने के कारण वो किसी के साथ, किसी अदर एटम के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज उसका जो एटम और जो कुछ भी शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं शो करता। सो किसी का भी हमारा अदर एलिमेंट जो है जो अनस्टेबल है, क्योंकि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें सम कैपेसिटी बची हुई है। तो वो जो एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की कैपेसिटी है, दे विल शो सम रिएक्शन विद द अनदर एटम्स और एलिमेंट। सो जैसे हमने कंसिडर किया वन ऑफ द एटम विच हैज़, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस एटम्स, एंड दिस इज आवर कोर वैलेंसी, कोर शेल, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं हम लोग। सो एंड आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमने क्या कहा था? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज, इट हैज़ कैपेसिटी टू गेन दी 8 इलेक्ट्रॉन। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, तो वो किसी के साथ कंबाइन या रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। तो हमने ये जो एटम कंसिडर किया है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ उसके पास अभी भी 7 पोजीशंस खाली है, 7 जगह खाली है, 7 जगह खाली है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी वो कंबाइन कर सकता है, मतलब गेन कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो it can able to react with another element because it has a space to gain some electrons from the another electron, another element. तो जब कोई भी एटम
उसके शेल में कंप्लीट फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। उसके बाद उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई गेन और लूज नहीं होगा। इसलिए हम अगर हमारा एटम ओनली वन शेल एंड हैज़ कंप्लीट विद द 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं। और उसके बाद अगर एक शेल और बढ़ा दे और वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्युपाइड कर दे तो उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। मतलब ये दो जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, वो स्टेबल होंगे, ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। एंड जो भी एलिमेंट जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो ही एलिमेंट सिर्फ रिएक्शन केमिकल कॉम्बिनेशंस शो करेंगे, विच कैन एबल टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन ओनली। मतलब क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि उसे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। टू मेक अ स्टेबिलिटी, टू गेन अ स्टेबिलिटी, इट विल शोज सम काइंड ऑफ रिएक्शन। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो वो खुद को इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल करेगा, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कोई किसी की तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुद को स्टेबल करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। मतलब उसकी जो शेल कैपेसिटी है पूरी भरने तक के वो रिएक्शन शो करता रहेगा। सो यहाँ पे जो एटम है वो कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो कैसे पता चलेगा? उसकी भी एक थ्योरी है जो हमारा 4th पॉइंट दिखाया गया है। दिस इज आवर 4th पॉइंट एंड दिस इज दैट, वो क्या कह रहा है कि atoms of element tendency to achieve octet by smallest possible change. Therefore, the element having less than 4 valency electron will lose, जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और खुद को स्टेबलाइज कर देंगे। मतलब हमने क्या कहा है, अपना एटम कब स्टेबल होगा? आइदर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। जैसे हमने देखा है, इसे शो करता हूँ मैं। दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज शेल। इस ये आउटर मोस्ट शेल की 8 की कैपेसिटी है और इनर मोस्ट शेल की ओनली 2 की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमारा 4th पॉइंट ये कह रहा है, अगर हमारे एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितनी कैपेसिटी है? आउटर मोस्ट शेल की 8 की कैपेसिटी है, बट हमारे आउटर मोस्ट शेल की 4 से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से कम इलेक्ट्रॉन अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल में है तो हमारा एटम क्या करेगा? गेन नहीं करेगा। उसके पास स्पेस है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके पास स्पेस कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने का स्पेस है, बट वो गेन नहीं करेगा क्योंकि उसे इजी क्या है, मतलब ऑक्टेट और जो भी स्टेबल स्टेट है उस तक पहुंचने के लिए सबसे कम वक्त वो लगाएगा। अगर उसे इफ सपोज वी कंसिडर्ड 2 पॉसिबिलिटीज़, वो गेन भी कर सकता है, वो लूज भी कर सकता है, पर गेन करके अगर उसको स्टेबलाइज करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वक्त भी उतना ही लगेगा, मतलब ऊर्जा भी उतनी ही लगेगी, एनर्जी भी उतनी ही लगेगी, ठीक है। बट उसे अगर लूज़ करना हो तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज़ करके स्टेबलाइज करना हो खुद को, तो उसे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। सो प्रिफरेबली अवर एटम विल चूज टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारे एटम के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो प्रिफरेबली वो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबल करेगा। एंड अगर हमारे एटम के पास अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट नहीं फुलफिल करना है हमें, बस
4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हमने कितने किए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कितने हैं 4 से ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होगी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। हमने यहाँ पे यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। क्या कहा है फोर्थ पॉइंट में, जो भी एटम जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो खुद को खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज करेगा, और जिस एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को स्टेबलाइज करेगा। इस तरह से हमने वैलेंसी को पढ़ा है। क्या है वैलेंसी? द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम कैन लूज और गेन और शेयर सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट एंड बिकम स्टेबल, ठीक है। वैलेंसी को हमने पूरा डिफाइन कर लिया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 तरह से हमारे जो एटम्स है वो कंबाइन कर सकते हैं दूसरे एटम के साथ। पहला है बाय लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी मतलब कंसिडर करके जो पढ़ा है, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ सम इलेक्ट्रॉन। दूसरा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 एटम एक के पास एक आएंगे और म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड तीसरा टाइप है बाय वन साइडेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही एटम शेयर करेगा, जो हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हमें पढ़ना है आगे, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा। अब पहला जो पॉइंट है बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और ये दूसरा पॉइंट है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एंड तीसरा टाइप जो है बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मेटल एटम होता है सेंट्रली और उसे अटैच्ड लिगेंड्स होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन्स उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। आगे हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम एक एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसी होती है, किस टाइप की होती है, शेयरिंग वगैरह कैसी होती है, ये सब डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।